आज हमारे साथ कर्नल आर एस सिंह साहब मौजूद हैं। एक ऐसा विषय जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। सड़कों पे लोग खुशियां मना रहे हैं, कुछ लोग घरों में मातम मना रहे हैं, और एक चर्चा चल गई है कि इस देश में संविधान से देश चलेगा, आईपीसी चलेगा, कानून से चलेगा। ये कोई थ्योरेटिक स्टेट नहीं है कि आप किसी को भी मार दें और कानून को अपना काम करना चाहिए। ये सुनते सुनते हम सब लोग बड़े हो गए हैं और कानून ने कब अपना काम किया ये हमको पता नहीं चला। और हम अपनी बातचीत को आज उस पस मंजर में, उस बैकग्राउंड में शुरू करना चाहते हैं जिसमें एक मुसलमान माफिया डॉन, जिसका आतंक उत्तर प्रदेश में था, और इत्तेफाक से ये मुसलमान पसमानदा मुसलमान है जिसे हम हिंदुस्तान में बैकवर्ड और गरीब कहते हैं। उसका नाम है अतीक अंसारी। कुछ दिन पहले उसका बेटा मारा गया। अतीक अहमद। अतीक अहमद अंसारी। हाँ, अच्छा। अतीक अहमद अंसारी। और एक और डॉन है यहां, मुख्तार अंसारी, जिसके रिश्तेदार इस देश के उपराष्ट्रपति बने, हामिद अंसारी। ये चुनाव भी लड़ते हैं, ये माफिया भी हैं, ये मुसलमान भी हैं, ये गजवा हिंद के पैरोकार भी हैं, ये इस्लामिक स्टेट के पैरोकार भी हैं, ये दाऊद के भी सपोर्टर हैं, ये हाजी मस्तान के भी सपोर्टर हैं, ये करीम लाला के भी सपोर्टर हैं। ये कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद पे चुप्पी रहती है इनकी। ये अलग अलग पार्टियों में रहते हैं, इनका एजेंडा अलग होता है, लेकिन महज बात, इत्तेफाक की बात यह है कि भारत की कोर्ट, जो कभी भी सुओ मोटो इन मामलों पे बहुत एक्टिव नजर नहीं आती, कहां नाली गंदी है, कहां पे पानी नहीं जा रहा है, उस पर बहुत सुओ मोटो लेती है। लेकिन इसी कोर्ट के कम से कम 10 लोग जो जज भी थे या पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हैं, उन्होंने एक समय में इसी अतीक अंसारी डॉन का केस सुनने से मने कर दिया। और वो इतने डरे हुए थे कि अगर हम इसको सुनेंगे तो उनकी जान का क्या होगा। लेकिन आज अतीक अंसारी एक इनकाउंटर में मारा गया। कुछ लोगों ने उसे मारा, उसकी एक अलग कहानी है, लेकिन आज उसके उस इनकाउंटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को बहुत समय है कि वो सुनवाई करना चाहती है। और मैं तो यह भी कहूंगा कि इस देश में क्राइम इसलिए पनप रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को जिन मुद्दों पे बोलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जेरे कयादत में 5.5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को रामनवमी की 10 दिन की छुट्टी भी चाहिए, लेकिन उन मुकदमों पे सुनवाई साल दर साल चलती है। जो लॉ मिनिस्टर बनते हैं वही वकालत करने खड़े हो जाते हैं। एक पुराना लॉ मिनिस्टर है, वो हर क्रिमिनल की वकालत के लिए खड़ा हो जाता है। तो ये एक नेक्सस है। उस सुप्रीम कोर्ट को इस इनकाउंटर के बारे में सुनवाई करनी है। ये बेसिकली हमारी बातचीत का आज फोकल पॉइंट है। सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि समय आ गया है भारत में कि ये जो जस्टिस सिस्टम, कानून से देश, संविधान, ये हम सब सुनते हैं, क्रिमिनल भी यही कहता है, माफिया भी यही कहता है, अंडरवर्ल्ड भी यही कहता है, टेररिस्ट भी यही कहता है। जिस देश में टेररिस्टों को गरीब हेडमास्टर का बच्चा बता करके बुरहान वानी को महिमा मंडित किया जाता हो, जिसमें अतीक अहमद अंसारी के यहां पत्रकार जाते हो, कहते हैं वो तो बड़ी अच्छी बिरयानी खिलाता था। तो ये लेवल है हमारे यहां चीज डिस्कोर्स का। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई की जो बात कही है, वो कितनी आपको एक एक्स आर्मी ऑफिसर के बहैसियत, एक विदेश मामलों के आप एक्सपर्ट भी हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पे आपने कई सारी किताबें भी लिखी हैं, खासतौर से नो द इंटरनेशनल, उसमें किस तरीके से भारत के अंदर ये तमाम लोग काम करते हैं, आपका क्या व्यू है? आपको मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। बड़ी अजीब सी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि एक याचिका के ऊपर में अतीक अहमद उसका और भाई। लोगों को, उसके भाई के हत्या के ऊपर में वो सुनवाई करेंगे। अगर इतनी ही चुस्ती और संजीदगी शायद पहले सुप्रीम कोर्ट, या साहस, हम्म। सुप्रीम कोर्ट पहले, साहस इज द राइट वर्ड। साहस इतनी साहस राइट। अगर वो पहले दिखाते तो बात कुछ और होती। लेकिन जब तक अतीक जिंदा था वो साहस देखने को नहीं मिला।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने सही कहा कि अब तो ये पब्लिक में ये आ चुका है बात, इसका काफी इस पर चर्चा हो चुकी है कि कम से कम 1 दर्जन जजों ने उसके इसकी जो क्राइम करियर जो है उसके केस को सुनने से मना कर दिया। कोई और कारण से नहीं, दहशत के कारण से। यानी आप ये कह रहे हैं कि जज साहिबान जो बहुत बड़ी कुर्सी पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक 2 कौड़ी के माफिया के लोगों जी से डरे थे कि जी केस जी ही सुनने से जी मना कर जी दिया। जी जी। तो ये इनके सबॉर्डिनेट जुडिशरी थी, वो हाई कोर्ट के लेवल पर, उसके नीचे के लेवल में कोई प्रोसिक्यूटर तैयार नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो भी दहशत में। तो यहां पर गौर करने वाली ये बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को कॉलेजियम का, अपने आप को सर्वोसर्वा मानती है कि हम ही जज बनाएंगे, तो क्या आप ऐसे कायर जज बनाते हैं? नहीं, जज बनाते वक्त तो रिश्तेदारी देखी जाती है ना, हाँ, उसमें कायरता तो थोड़ी और बाद उस में थोड़ी समय देखते हैं। कायर जज। और आप कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट है, हम रहनुमा है, हम पूरी न्यायपालिका का हम नेतृत्व करते हैं, हम उसकी रहनुमा है। अगर आपकी ऐसी रहनुमाई है तो देश बचाए ऐसी न्यायपालिका से। क्या इसमें सुओ मोटो इनको कार्रवाई कर, सुओ मोटो भी नहीं, इनका कर्तव्य बनता था, इनका कर्तव्य बनता था कि उन लोगों की हिफाजत, अपने सबॉर्डिनेट जुडिशरी को ये हौसला देना कि भाई हम आपकी हिफाजत करेंगे, करवाएंगे, आप सुनिए। और ऐसा भी हो सकता था कि वो कहते कि नहीं, हमारे पास डायरेक्टली ले आओ। आखिर ये जेल नहीं बदल देते हैं? कठुआ वाले केस में आपने देखा नहीं कि कहां से कहां केस को ट्रांसफर करवा दिया गया, और किस लिए करवाया गया वो हम और सब आप सब जानते हैं। पूरा देश जानता है। ठीक है। तो इस तरह तो पुष्पेंद्र जी ये बताइए कि वकील दहशत में, जज दहशत में, आज एक पांडे, एक जो पांडे साहब जो जेलर थे वहां पे नैनी में और दूसरे जगहों में, वो उन्होंने पूरी एक आज एक इंटरव्यू दिया है ये टाइम्स नाउ के हिंदी हिंदी चैनल को, नवभारत टाइम्स को। और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से कोर्ट का रजिस्ट्रार इनको फोन करता था कि ऐसा करो, उसको अंसारी को जाके बोल दो कि वो ना अभी वो केस नहीं दायर करे, अभी फिक्सिंग नहीं हुई है। बताइए। टुडे यू हियर दैट एंटायर इंटरव्यू कि अभी फिक्सिंग नहीं हुआ है। बताइए। और वो कह रहे कि मैं गया, मैं उसको बोला कि भाई ऐसे ऐसे आपका रजिस्ट्रार से फोन आया था, तो उसने कहा कि अच्छा अच्छा मैं तो करने वाला था, लेकिन ठीक है, मैं तो बहुत मुश्किल में हो जाता अगर मैं कर देता था। रजिस्ट्रार क्रिकेट देखने के लिए अंसारी को स्पेशल टीवी आईजी आके खुद लगवाता है। ठीक है। तो आप बताइए कि एसपी दहशत में, कोर्ट का रजिस्ट्रार दहशत में, वकील दहशत में, विधायक दहशत में, सरकार दहशत में, तो अभी भी आप क्या मुझसे दहशतगर्दी, टेररिज्म की परिभाषा मांगेंगे? वो बॉम्ब अटैक से कोई दहशत नहीं होता, मैं तो कभी नहीं आया, इतने सारे बॉम्ब अटैक हुए हैं, उससे कोई दहशत नहीं होता। दहशत होता है इससे, जो साइलेंट तरीके से इससे। और इसको केवल एक क्रिमिनल का दर्जा आप देकर इसको आप इसको लॉ एंड ऑर्डर का समस्या बनाना चाहते हैं। आप दहशत में हैं और इसको आप लॉ एंड ऑर्डर। आपकी तो इतनी दहशत हो गई कि यकूब मेनन के लिए आपने 2 बजे रात को आपने न्याय खोला ले, वो भी दहशत था। मैंने वही वही बात कहा कि कम से कम पांडे जी के माध्यम से तो पता चल गया। क्या याकूब मेनन के लिए किसी दहशत के चलते ही आपने 5 बजे सुनवाई की? ये भी तो पता चले। लोगों को बिल्कुल पता नहीं, बिल्कुल, लेकिन आपने ये है जिहादी दहशत का स्वरूप।
और आपने शुरुआत में कहा कि कुछ लोगों में मातम है। मातम किन लोगों में? मातम उन लोगों में है जो कि इसके जिहादी, जो इसके सपोर्टर्स थे। और ये कोई, ये नहीं कि कुछ लोग, एक एक सेगमेंट, वो सब नहीं। अतीक अहमद का इतनी उसकी राजनीतिक, उसका महत्व क्या था? उसका राजनीतिक महत्व ये था कि उसका जिहादी वोट बैंक पर उसका कब्जा था। और चाहे वो याकूब मेनन हो या अतीक अहमद हो या अंसारी हो, ये सब में, माफ कीजिएगा, ज्यादातर भारत के मुसलमान इनमें एक गजवाए हिंद का हथियार का रूप देखते हैं इनमें। और इसीलिए याकूब मेनन के जनाजे में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ हो जाती है। आज भी इस बात का डिमांड है कि उसके उसका जो ये है, वहां पर एक मजार है, वहां पर एक बहुत बड़ा वो बनाया जाए, ताजमहल बनाया जाए, ऐसे भी डिमांड है, ठीक है। और हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस समय, अभी का नहीं मालूम, वो काफी इसको गंभीरता से ले रही थी। ये सॉरी, मुंबई में ये डिमांड था। आज अतीक अहमद के मारे जाने पर भीड़ मुंबई में, वहां पर जगह जगह पर पोस्टर्स लगे इसके सपोर्ट में। अब क्या क्या चीज, क्या बताना है, क्या चीज छुपी हुई है? सब तो इतने ओपन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको, आप देश के साथ इतनी नाइंसाफी मत कीजिए। इसको लॉ एंड ऑर्डर का दर्जा देने के लिए, उसको उसको तो उसको अच्छा, छोड़। मैं आपको एक क्राइम कॉरिडोर के बारे में हम लोग सबको बहुत पहले से मालूम है। इलाहाबाद में अतीक अहमद, आगे जाइए अंसारी, ठीक है, फिर वो सिवान में आपका शाहबुद्दीन, और मोहम्मद फिर आगे शाहबुद्दीन, वो अजमल, अजमल का, असम अजमल है में। मुझे इतरवाला जो है। हाँ, असम में ये पूरा कॉरिडोर, ठीक है ना। और बीच में एक व्यक्ति है, आप सबको उसका नाम मालूम है, वो, मतलब आप सोचिए कि वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम बन गया। हम्म, एक 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 जिहादी जिसने अपनी बेटी को अगवा कर लिया, वो तो बना ही था होम मिनिस्टर। तो ये है जिहाद, ये क्राइम कॉरिडोर नहीं है, एक ये जिहादी कॉरिडोर है। और इसमें क्या है, ये नेटवर्क को आप इसको कि इनका पूरा जो पॉलिटिशियन के साथ क्या नेक्सस है इनका। देखिए, हमारे यहां जो भी ये राजवंश वाली पार्टियां हैं, ठीक है, जितने राजवंश वाली पार्टियां हैं, उन्होंने पैसे के बल पे कुछ और ये करके उन्होंने एक अपना एक लिमिटेड सा वोट बैंक बना रखा है। वो कभी पैन इंडियन हो ही नहीं सकते हैं। जितनी राजवंश की पार्टियां, टुकड़े टुकड़े इन्होंने बना। अब पावर में आने के लिए इनको मुसलमान का, जिहादियों का पूरा वोट बैंक उनको मिलना चाहिए। तो अतीक जैसे लोग, अंसारी जैसे लोग, आजम खान जैसे लोग, वो पूरा वोट बैंक डिलीवर कर देते हैं। जब वो पूरा वोट बैंक डिलीवर कर देते तो इनकी सरकार बन जाती है। अच्छा, ये जो राजवंश जो है, ठीक है, ये बहुत घटिया किस्म के लोग हैं, समझे कि नहीं। ये जो राजवंश वाली जो पार्टियां हैं, फिर वो सत्ता पर हावी हो जाती हैं। सत्ता पर वो क्यों आना चाहती है? एक तो जरूर, मतलब पावर एक चीज है, क्यों पावर से ज्यादा इन्होंने जो अनाप शनाप जो पैसा कमाया होता है, उसको बचाने के लिए। अब जब इस तरह की मजबूरी पाकिस्तान की आईएसआई देखती है, तो वो रिक्रूट कर लेती ऐसे पॉलिटिशियंस को, ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को, ठीक है। और किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना है, ये केवल ओवैसी नहीं डिसाइड करता है, निर्णय नहीं लेता है, या ये जामा मस्जिद वाला नहीं करता है। ये तो प्यादे हैं। हाँ, ये पूरा जो ये
आपके पैन इस्लामिक जो पैन इस्लामिक जितना जो जो आईएसआई सपोर्टेड, और ये पूरा देखिए, ये एक नेटवर्क जो है ना, ये गजवाए हिंद जिसको नेटवर्क, उस नेटवर्क में जिहादी क्रिमिनल्स भी, आज से नहीं, शुरू से, हाजी मस्तान के समय से, दाऊद इब्राहिम का करीम लाला, हाँ, उसका फाइनेंशियल नेटवर्क है। ये जिहादी क्रिमिनल्स जिनका मैंने नाम लिया, ये क्राइम कॉरिडोर का वो है। इंडियन मुजाहिदीन, देवबंद, ठीक है, बरेलवी, बरेलवी, अहले हदीस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, ठीक है ना, ये पूरा इसका, ये जितने आपने शाहीन बाग में देखे थे ना, वो सब वो नेटवर्क है गजवाए हिंद का। रास्ते रास्ते इनके अलग अलग है, अलग अलग